यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज के जो वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, आपको ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट है जो ऐड किए गए हैं एक्सेप्ट ओनली रिसर्च, बाकी सब क्वेश्चन है यहाँ पे मिक्सडअप किए गए हैं। तो डेली आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि डेली आपको 2 क्लासेस चल रही हैं, एक जो वन लाइनर क्वेश्चन टॉप 50 MCQs वाली, और जो सेकंड क्लास रहती है वो नॉर्सेट के लिए है। उस नॉर्सेट वाली क्लास को वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी MHSRB या फिर HSC या फिर कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो। जो नॉर्सेट की क्लास रहती है उसमें कुछ क्वेश्चन, यदि 50 क्वेश्चन हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो यहाँ पर जो भी लोग इस क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप में, कमेंट बॉक्स में कि क्या चार्जेस रहता है, आप यदि कोई अलग से क्लासेस देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी क्लासेस आपको यूट्यूब पर ही दी जाती हैं और सभी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री रहती हैं, आपको उनका कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना है। सेकंड थिंग, जो भी लोग PDF मटेरियल परचेस करते हैं उसका बस आपको चार्ज की क्लास का जो क्वेश्चन है, जो मेटक्लोप्रामाइड है, जनरली जो रेडियोथेरेपी दी जाती है या फिर कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसके बाद जो मॉर्निंग सिकनेस टाइप से रहेगी या फिर नोजिया वॉमिटिंग होगा, उसको प्रिवेंट करने में इसका यूज़ होता है क्योंकि एंटी एमेटिक है, एंटी सिकनेस मेडिसिन है। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या हो सकता है, वो है पार्किंसन रिएक्शन या फिर बॉडी में ट्रिवर्स आना, थोड़ा बहुत एक क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट, डिजीनेस फील होना। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब टू टेक सुक्राल्फेट फॉर गैस्ट्रिक अल्सर डिसऑर्डर। The nurse should inform the patient to take this drug at which of the following time। तो यहाँ पर जो सुक्राल्फेट मेडिसिन दी जा रही है पेशेंट के लिए, तो यहाँ पर नर्स कौन सा टाइम कहेगी कि आप इस टाइम पर इस मेडिसिन को लीजिए। ऑप्शन में विथ ईच मील एंड स्नैक, 1 hour बिफोर एंड ईच मील एंड एट बेड टाइम, 1 hour आफ्टर ईच मील एंड एट बेड टाइम, फिर 3 times a day। तो ये सुक्राल्फेट मेडिसिन है जनरली कब दी जाती है, जब आपको अल्सर हो, या फिर जो सुक्राल्फेट मेडिसिन है इसका यूज़ अल्सर के साथ साथ, गैस्ट्रिक अल्सर के साथ साथ यदि आपको पेप्टिक अल्सर टाइप से भी फील हो या फिर ड्यूडेनल अल्सर हो तो इस केस में दी जाती है। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या कहेंगे पेशेंट को कि एक मेडिसिन लेना है आपको ईच मील एंड एट अ बेड टाइम, सुबह के खाने के पहले एक लेनी है और खाने के पहले तो कब लेना है, 1 hour बिफोर, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सुक्राल्फेट से हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो। तो यहाँ पर जो भी पेप्सिन है उनको क्या करेगा ये, और जहाँ पर स्पेशली अल्सर है सुक्राल्फेट क्या करेगा, वहाँ पर एक कोटिंग का काम करेगा जिसके कारण क्या होगा, आपको रिलीफ रहेगा। तो यहाँ पर सुक्राल्फेट का जो काम क्या है, इनहिबिट द एक्शन ऑफ पेप्सिन, जो पेप्सिन है उसके एक्शन को क्या करना, कम करना, या फिर जो पेप्सिन रिलीज हो रहा है जहाँ पर अल्सर है तो वहाँ पर क्या करना, कोटिंग कर देना, एक तरीके से कवर कर लेना उस अल्सर को, एक इसका काम है सुक्राल्फेट का। तो जब भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी पेशेंट को तो कहा जाएगा कि आप इसको खाने के पहले लें, ईच मील, दैट मीन्स यदि आप मॉर्निंग में खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं उसके पहले और आफ्टर इवनिंग में। नेक्स्ट वन इज स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ 3-hydroxy-3-methyl-glutarate एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है वो क्या है, 3-hydroxy-3-methyl-glutarate एंजाइम HMHCoA। तो यहाँ पर जो HMHCoA मेडिसिन है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका एक एग्जाम्पल क्या है, सिम्वास्टेटिन, नियास्पेन या फिर फिनोवाइब्रेट या फिर क्वेस्ट्रेन। तो ये मेडिसिन है जो जनरली एग्ज़ाम में आपको आती हैं, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो भी लोग SGPGI का पेपर देने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर करके रखें। तो यहाँ पर ये जो मेडिसिन है 3-hydroxy-3-methyl-glutarate कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, जो भी लोग डाइट पर रहते हैं या फिर उनको वेट लॉस कम करने के लिए मेडिसिन है जो दी जाती है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल इसका वो क्या है, वो है सिम्वास्टेटिन। क्या है, सिम्वास्टेटिन। जो भी लोग को ओबेसिटी है या फिर कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उसमें क्या करेगी, हेल्प करेगी ये मेडिसिन।
बट जनरली कोई भी मेडिसिन है इस डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगी। इस टाइप की मेडिसिन के साथ में डॉक्टर आपकी डाइट, मेडिसिन के अलावा आपकी डाइट और एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ही मेडिसिन का नाम बताया, आपको यहाँ पर 3-हाइड्रोक्सी-3-मिथाइल-ग्लूटरेल कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स क्लास की जितनी भी मेडिसिन आती है उनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जरूरी नहीं आपको सिम्बास्टेटिन ही एग्जाम में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज। तो हमने हेल्थ के अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब क्या है? इन एब्सेंस ऑफ डिसीज, प्रॉपर एडजुवेंट एनवायरनमेंट, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, a sound body and a sound mind, living with a sound family surrounded by a sound environment। तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब है, और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब क्या होगा? साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड एंड लिविंग इन अ साउंड फैमिली सराउंडेड बाय अ साउंड एनवायरनमेंट। जो शांत आपकी बॉडी है, दिमाग भी शांत होना चाहिए। कब रहेगा? जब आपकी फैमिली और आपके आस पड़ोस का माहौल शांत रहेगा। तो इसीलिए हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में हेल्थ को क्या बताया गया है कि साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड, लिविंग विथ अ साउंड फैमिली सराउंडेड बाय अ साउंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर वॉज इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री। तो भारत को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? 1966 में, 1977 में, 1985 में या फिर 1987 में? तो स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया डिक्लेयर हुआ था 1977 में। कब किया गया था? 1977 में। और ये डिक्लेरेशन कौन देता है? WHO। नेक्स्ट वन इज एट व्हाट पॉइंट इन टाइम इन द पॉपुलेशन असेस्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रूड बर्थ रेट क्या है, या फिर इसको कैलकुलेट कब कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो पॉपुलेशन असेस की जाती है क्रूड बर्थ रेट से, वो कब की जाती है? कौन सा एक जो व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम है जो यहाँ पर यूज़ किया गया, कौन सा दिन है जो डेट है जो यूज़ की जाती है CBR के लिए? 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 30 जून। तो यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट के लिए जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जो डेट है, वो कौन सी होती है? वो होती है 1 जुलाई। यदि फॉर्मूला पूछे आपको, हो सकता है क्रूड बर्थ रेट निकालने को पूछे, तो आपको याद होना चाहिए। तो क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या है पहले जान लेते हैं। द क्रूड बर्थ रेट इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में एक साल के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया। तो यहाँ पर जो क्रूड बर्थ रेट है ये जनरली रेशियो के तौर पर कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। यदि आपको लाइन एग्जाम में लिखी आ जाए तो आपको क्या मार्क करना हो? क्रूड बर्थ रेट। अब यहाँ पर यदि क्रूड बर्थ रेट आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ पीपल इन अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर CBR का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बर्थ, जितनी भी जो आबादी है वहाँ पर जितने जन्म हुए हैं और जितनी पॉपुलेशन है उसको आपको क्या करना है? 1000 से जो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है, जितने जन्म हुए हैं एक साल में और जितनी टोटल पॉपुलेशन है उस टाइम की इंटू 1000। तो यदि यहाँ पर एग्जाम्पल में तो USA की 2005 की पॉपुलेशन बताई है, यदि आपको इंडिया की पॉपुलेशन दे दी जाए तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बर्थ है। यदि 2020 का पूछा जाए तो 2020 में आपको यहाँ पर लिखना है कितने जन्म हुए हैं, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट कितनी है, वो इंटू 1000 करके आपको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, जो आपकी क्या निकलेगी? CBR निकलेगी। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में CBR निकालने के लिए पॉपुलेशन बताई जाएगी और जन्म बताया जाएगा कि इतने हैं जो बर्थ हुए हैं इस साल में। देन आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके क्या करना है? जो CBR है वो कैलकुलेट करके। हु प्रोपाउंडेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दी थी? फेमस थ्योरी है जर्म थ्योरी, जिसमें पॉजिटिव एजेंट का है जो होस्ट से किस तरीके से कनेक्शन हो गया, फिर किस तरीके से डिसीज कॉज करेगा, वो है जर्म थ्योरी। दी किसने थी? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, ल्यूवेनहॉक या फिर एम्ब्रॉयस पैरे। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। किसने दी थी?
लुईस पास्टर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के अकॉर्डिंग, जो जर्म थ्योरी है डिसीज की, इसके अकॉर्डिंग सर्टेन डिसीज आर कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल बी सीन एक्सेप्ट थ्रू माइक्रोस्कोप। जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, इन्वेड हो जाएंगे और कुछ माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट वन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ कंट्रीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंट्री में जो भी अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अच्छा इंडिकेटर कौन सा है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज आपको देनी है अपनी कंट्री में, तो कैसे है जो इफेक्टिव होगी वो, या फिर ये कह सकते हैं कि किस तरीके से, सही तरीके से हम है जो दे सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि सही से जो हेल्थ केयर है वो दी गई है या नहीं। ऑप्शन में IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, हॉस्पिटल बेड एक्यूपेसी रेट, दैट मीन्स कितने बेड फुल हैं हॉस्पिटल में वो रेट, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डेली इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, याद रखना है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो यहाँ पर गुड इंडिकेटर है जो अवेलेबिलिटी यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिवनेस का हेल्थ केयर सर्विसेज को लेके इंडिया में या फिर हर एक देश का, वो क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होगा इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों की डेथ का होना। यहाँ पर आपको मेनली फॉर्मूला याद रखना है, आपसे IMR कैलकुलेट करने के लिए भी कह सकते हैं, और डेलीज का जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखें। नेक्स्ट वन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन infectious agent and the appearance of the first sign symptom of a disease is known as। तो ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट इन्वेड होना मतलब एंटर हो जाए और पहले लक्षण शो करे, साइन सिम्टम्स शो करे डिसीज के, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल पीरियड, लेटेंट पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड या फिर इंक्यूबेशन पीरियड। तो टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। अलग अलग डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड है जो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्वारंटाइन भी आता है, तो क्वारंटाइन का मतलब होगा जो हेल्दी पीपल है, यदि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिले हैं लेकिन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं, तब भी आपको उतने टाइम के लिए सुरक्षित जगह पर रख दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? क्वारंटाइन पीरियड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिनोमिनेटर ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। तो MMR का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? मिड ईयर पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन द सेम एरिया एंड द सेम ईयर, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, या फिर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया एंड द ईयर। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है डिनोमिनेटर ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। नॉमिनेटर होता तब आप अलग मार्क करते, लेकिन डिनोमिनेटर पूछा है तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया। पर डिनोमिनेटर पूछते हैं तब आपको क्या करना है? लाइव बर्थ। यहाँ पर पूरा याद नहीं रहता आपको, लाइव बर्थ याद रखें। और न्यूमरेटर पूछते हैं तब क्या करना है? मैटरनल डेथ। और यहाँ पर जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों आते हैं। यदि न्यूमरेटर पूछे तो मैटरनल डेथ कब से लेके, कंसीव करने से लेके डिलीवरी के 42 डेज बाद तक भी यदि मैटरनल डेथ हो जाती है तो वो किस में आएगी? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जो भी लाइव बर्थ हुआ है वो बच्चा है जो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर जो नंबरिंग यूज़ की जाती है वो क्या होती है? 1 लाख। कितना? 1 लाख। यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको प्रेजेंट करते हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको यदि यहाँ पर MMR में कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है लाइव बर्थ कितने पर? 1 लाख फीमेल पर, और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो कितना माना गया है? 45 to 50 ईयर्स तक का। नेक्स्ट वन इज, और जो फर्टाइल एज ग्रुप यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस इज डन बाय PSC मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पर डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया के तहत PHC पर जो मेडिकल ऑफिसर है वो किस टाइप का डायग्नोसिस कर सकता है? प्रिजम्पटिव, सिंड्रोमिक, कन्फर्म या फिर लेबोरेटरी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट पहले देख लेते हैं।
तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर पीएचसी में है यदि, किस टाइप का डायग्नोस बना सकता है, प्रिजम्पटिव डायग्नोस। जो मेडिकल ऑफिसर है वो किस टाइप का डायग्नोस बना सकता है, प्रिजम्पटिव। और जो आईडीएसपी प्रोजेक्ट है, इसके जो कोर फंक्शन है, दैट मीन्स मेन फंक्शन है, वो क्या है, डिसीज किसके का डिटेक्शन, नोटिफाई करना और प्रायोरिटी वाइज डिसीज को, लेबोरेटरी कन्फर्मेशन, डेटा को रिपोर्ट करना, मैनेज करना, एनालिसिस करना और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये सभी किसके तहत आएंगे, आईडीएसपी के तहत। तो आईडीएसपी प्रोजेक्ट हम एक सेपरेट क्लास में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से आपको जो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इस टाइप के पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन इनको कंफर्म करेगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ डिसीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इट इज कॉल्ड एज। जब कोई डिसीज एक किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हो तब हम उसके लिए क्या कहेंगे, एपिडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक या फिर एंडेमिक। तो यहाँ पर उस डिसीज़ के लिए हम क्या कहेंगे, वो कहलाएगी एंडेमिक डिसीज़। क्या होगी, एंडेमिक डिसीज़। और यहाँ पर क्योंकि साफ कहा है कि किसी एक जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट कर रही है, लेकिन यदि यही डिसीज़ किसी कम्युनिटी में है, किसी गांव में है, तो एंडेमिक होगी। लेकिन यदि यही डिसीज़ वाइड रेंज पर अफेक्ट करती है, यदि एक गांव से 10 गांव में तक हो जाती है या फिर पूरे एक देश में हो जाती है, तो ये क्या कहलाएगी, एपिडेमिक। लेकिन यदि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड हो जाती है तो हम इसको क्या कहेंगे, पेंडेमिक। नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन टू प्रोवाइड वार्मथ फॉर स्टेबल लो बर्थ वेट इन्फेंट्स इज। यदि लो बर्थ वेट इन्फेंट क्या स्टेबल है, तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन कौन सा होगा, गर्माहट देने के लिए, वार्म रखने के लिए, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, कंगारू मदर केयर या फिर फोटोथेरेपी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन पूछा है यहाँ पर कि बेबी को वार्म रखना है बच्चा, लेकिन क्या है, स्टेबल लो बर्थ वेट इन्फेंट है। किससे हम अच्छा गर्माहट दे सकते हैं बच्चे को, केएमसी, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव पूछा है, बच्चा एलबीडब्ल्यू है लेकिन स्टेबल केस में है, तो हम किससे दे सकते हैं, कंगारू मदर केयर से। कैसे, कंगारू मदर केयर से भी बच्चे को वार्म रख सकते हैं। एक जो पर यहाँ पर एक कह सकते हैं केएमसी देने का ड्यूरेशन होता है, कितना होता है, 1 आवर तक। नेक्स्ट वन इज केएमसी कब तक दी जानी चाहिए, तो कुछ बुक्स में 2.5 kg दिया हुआ है और कुछ बुक्स में 3 kg तक दिया हुआ है कि जब तक बच्चा 3 किलो का ना हो जाए, 3 kg का ना हो जाए, तब तक हमें केएमसी को कंटिन्यू रखना है। फैमिली का कोई भी हेल्दी मेंबर है जो केएमसी दे सकता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सजेस्टिव इन अ न्यूबॉर्न विथ स्केफॉइड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या सजेस्ट किया जाएगा जिस बच्चे को क्या स्केफॉइड एब्डोमेन है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है, न्यूबॉर्न बेबी को, ट्रैक्यूइसोफेगल फिस्टुला, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट या फिर क्लेफ्ट पैलेट। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी में ये साइन दिख रहे हैं, स्केफॉइड एब्डोमेन दिख रहा है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है। तो उस बच्चे को और क्या है जो हो सकता है जिसके कारण ही हो रहा है, तो वो क्या है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया। नेक्स्ट वन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव एंजाइटी ड्यूरिंग एन अनॉक्सिक स्पेल्स इज। तो अनॉक्सिक स्पेल है यदि किसी के लिए, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है जो यूज़ की जाएगी। ऑप्शन में है यहाँ पर इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, इंजेक्शन मॉर्फिन या फिर इंजेक्शन प्रोप्रेनॉल या फिर इंजेक्शन इंडोमिथासिन। तो यदि किसी को अनॉक्सिक स्पेल है, ये तो हम इसके लिए क्या कहते हैं, इंक्रीज साइनोसिस विद शॉर्टिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सिस्टोलिक इंजेक्शन मर्मर साउंड, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है कभी कभी। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो क्या होगी, इंजेक्शन मॉर्फिन। क्या होगी, इंजेक्शन मॉर्फिन। साइनोटिक स्पेल्स भी हम जिसको कहेंगे, और ये क्या कहलाता है, एनॉक्सिक स्पेल्स। जनरली जो साइनोटिक स्पेल है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, साइनोटिक स्पेल्स में बच्चों में जनरली देखने को मिलेगा, बच्चे बहुत देर तक रोएंगे, क्या करने लगते हैं, सांस चढ़ाना जिसको हम हिंदी में बोलें, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनोटिक स्पेल। क्योंकि जब सांस ही नहीं लेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से अनॉक्सिक स्पेल में क्या होगा, साइनोसिस बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब साइनोसिस बढ़ेगा तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जो कि किसके कारण हुआ है, एंजाइटी के कारण हुआ है, तो क्या है, मॉर्फिन के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज
विच चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी प्रेजेंट विथ रैकॉन आइज। तो यहाँ पर कौन सी चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी है जो रैकॉन आइज में देखने को मिलेगी, या फिर रैकॉन आइज हैं तो कौन सी चाइल्डहुड डिसीज के साथ सिम्टम होंगे। रेटिनोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, रैब्डोमा सार्कोमा या फिर एविंग सार्कोमा। तो जो यहाँ पर रैकॉन आइज है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आँखों के दोनों साइड अराउंड बोथ आइज में क्या आपको ब्रशेस देखने को मिलेंगे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आँखें आपको छिली हुई सी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर वो क्या है रैकॉन आइज, और रैकॉन आइज किस में देखने को मिलेगी, जिनको न्यूरोब्लास्टोमा हो। तो एक चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी है, जनरली इस तरीके से आँखें हैं जो देखने को मिलेंगी, वो कब होगा न्यूरोब्लास्टोमा में। तो एक तरीके का साइन भी हम कह सकते हैं रैकॉन आइज। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रिस्प्रिंग्स डिसीजेज। इस तरीके से यदि आपको आंखें एग्जाम में दी जाती हैं, पूछा कि ये क्या है, तो ये क्या है रैकॉन्स आइज। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रिस्प्रिंग्स डिसीजेज। तो रिस्प्रिंग्स डिसीज में क्या होगा, जो गैंग्लियन सेल हैं वो क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी। तो यहाँ पर रिस्प्रिंग्स डिसीज का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, जिसको मेगा कॉलोन भी कह सकते हैं। ऑप्शन में पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी, सोप पुल थ्रो प्रोसीजर, निसेन फंडोप्लिकेशन, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या है जो सर्जिकल प्रोसीजर होगा, किस सर्जरी के थ्रू हम रिस्प्रिंग्स डिसीज को या फिर जो कंजेनाइटल मेगा कॉलोन डिसीज है उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो वो सोप पुल थ्रो प्रोसीजर। सोप पुल थ्रो प्रोसीजर में क्या होगा, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा को रेक्टम के यहाँ से पुल किया जाएगा थ्रू द नॉर्मल गैंग्लियोनिक वावल्स एंड एक गैंग्लियोनिक म्यूकोसलर कफ ऑफ द रेक्टम। तो यहाँ पर जनरली आपको इतना याद नहीं रखना है, प्रोसीजर का नाम याद रखें, सोप पुल थ्रो प्रोसीजर, जो कि नॉर्मल रेक्टम इस तरीके से होगा, कोलोन एंड रेक्टम। लेकिन जो रिस्प्रिंग्स डिसीज है तो यहाँ पर क्या होगा, गैंग्लियोनिक सेल्स, नर्व गैंग्लियोनिक सेल्स में क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। तो यहाँ पर श्रंकन रेक्टम क्या होगा, धीरे धीरे श्रिंक रहेगा या फिर ब्लॉकेज भी क्रिएट कर सकता है। तो इसको किससे हम ट्रीट करेंगे, प्रोसीजर से, होगा सोप पुल थ्रो प्रोसीजर। Next one is the dermal staining of jaundice used in clinical guide to identify the level of jaundice was developed by। तो यहाँ पर डर्मल स्टेनिंग है जॉइंडिस के लिए, दैट मीन्स आपकी स्किन कितनी येलो दिख रही है बिलिरुबिन लेवल बढ़ने के कारण, तो कौन सा जॉइंडिस का लेवल है जो आइडेंटिफाई करना है, तो ये किसने डेवलप किया था, वर्जीनिया अफगार ने। तो इन्होंने अफगार स्कोर दिया था, क्रेमर, सर्नट या फिर एडगर रॉय। तो जॉइंडिस के लिए डर्मल स्टेनिंग बताया था, ये किसने दिया था, ये दिया था क्रेमर ने। इनके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड क्रेमर स्केल या फिर हम क्रेमर स्केल कहते हैं, जो कि जॉइंडिस में बिलिरुबिन का लेवल कितना है जिसके कारण जो बॉडी में येलोनेस देखने को मिलेगी। तो यदि डर्मल जोन फर्स्ट है, जिसके लिए क्या कहा है, फेस, यदि ओनली फेस पर दिखता है तो हम कितना बिलिरुबिन लेवल कंसीडर करेंगे, 4 to 6 mg/dl। चेस्ट अपर एब्डोमेन में डर्मल जोन सेकंड आएगा, लोअर एब्डोमेन एंड थाई में डर्मल जोन थर्ड, फोर्थ आता है आर्म एंड लोअर लेग्स में। यदि पाम्स और सोल्स में भी दिखता है, दैट मीन्स बिलिरुबिन लेवल कितना है, 15 से 20 mg/dl। तो यहाँ पर इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है डर्मल जोन को, फेस, चेस्ट अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन एंड थाई, आर्म्स, लोअर लेग्स एंड लास्ट वन इज द पाम्स एंड सोल्स। तो यहाँ पर आपको इनका जो मॉडिफिकेशन, जो क्रेमर स्केल है, इसके लिए यूज़ की जाती है जॉइंडिस में बिलिरुबिन लेवल कितना बढ़ा हुआ है उसको चेक करने के लिए। और डर्मेटिकल क्यों कहा गया, क्योंकि आपकी बॉडी कितनी येलोइश टाइप से दिख रही है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इसकी स्टेज जरूर आती हैं। क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ ग्रीफ वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ग्रीफ की जो स्टेज है किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड, कोल्सबर्ग, जीन पियागेट या फिर एलिजाबेथ कुबलर-रॉस ने। तो यहाँ पर जो स्टेज ऑफ ग्रीफ की 5 स्टेज दी थी, किसने दी थी एलिजाबेथ कुबलर-रॉस ने। इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ग्रीफ की स्टेज हैं, इनके अकॉर्डिंग ग्रीफ का मतलब है कि आपका कोई लव्ड वन कुछ हो जाता है, उसको आपकी जॉब चली जाती है, आपका कुछ चोरी हो जाता है, तो वही एक तरीके का ग्रीफ हम जिसको कहेंगे, दुख कह सकते हैं एक तरीके से हिंदी में बात करें। तो इनकी स्टेज हैं जो एग्जाम में आपको सीक्वेंस में लगाने आ सकती हैं। सीक्वेंस क्या होगा, पहले डिनाई होगा कि एंगर होगा कि बार्गनिंग होगी कि डिप्रेशन होगा।
तो यहाँ पर आपको DABDA के नाम से याद रखना है। क्या? DABDA, जिससे आपको इजी रहे। डिनाइल, यदि आपको पता चलता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर तो डिवोर्स यूज़ किया है वर्ड, लेकिन पता चलता है कि आपका रिजल्ट आया है, आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, लेकिन आप फेल हो गए। आप क्या हो गए? फेल हो गए। तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे? डिनाई करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। देन आफ्टर आप एंगर, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी कि मैं ही क्यों, मेरे साथ वाले ने तो टॉप कर लिया, मैं क्यों फेल हो गया। फिर आएगा बार्गनिंग, आप अपने आप से कहेंगे कि पेपर तो मैंने अच्छा दिया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ। एंड देन वन, आप डिप्रेस्ड भी रहेंगे, दुख भी होगा आपको कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई है। लास्ट वन, आपको एट द लास्ट आपको एक्सेप्ट ही करना होगा कि आप फेल हुए हैं। देन आफ्टर आप क्या करेंगे? उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से एग्ज़ाम का है जो एग्ज़ाम्पल लिया, पेपर का एग्ज़ाम्पल लिया, लेकिन ग्रीफ की स्टेज है जो किसी लव्ड वन की डेथ, किसी की जॉब चली जाना, चोरी हो जाना, इन सभी चीज़ों पर भी एप्लीकेबल होगी। तो डिनाइल, आप डिनाई कर रहे हैं उस चीज़ को, एक्सेप्ट। दूसरा आता है एंगर, आपको गुस्सा आएगा, फिर आप बार्गेनिंग करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। लास्ट वन, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। नेक्स्ट वन इज अ कॉमन रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन टू हॉस्पिटलाइजेशन इज। तो जो प्री स्कूल चिल्ड्रन हैं, तो प्री स्कूल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? जिनकी एज 3 to 6 ईयर एज ग्रुप रहेंगे जनरली। तो यदि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो क्या होगा? रिग्रेशन होगा, फ्रिक्वेंट गिल्ट होगा, थम सकिंग होगा, या फिर इमोशनल स्विंग्स होंगे। तो हॉस्पिटलाइजेशन में जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होंगे उनमें क्या होगा? रिग्रेशन। क्या होगा? रिग्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर कुछ 5 से 6 क्वेश्चन साइकेट्रिक के ऐड किए हुए हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी मेडिसिन MOAI, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, किसी एक को छोड़कर। फेनाल्जीन, नेफाजोडोन, ट्रांसाइक्लोप्रोमाइन, या फिर आइसोकार्बोक्सिल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी मेडिसिन है जो MOAI नहीं है, MOAI नहीं है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट में जनरली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स होते हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है नेफाजोडोन है, क्या है? TC, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, TCA है, तो इसलिए आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, द फॉलोइंग आर द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सीजोफेनिया एक्सेप्ट। तो सीजोफेनिया के सभी नेगेटिव सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। दैट मीन्स एक क्या हो गया? पॉजिटिव सिम्टम हो गया। ऑप्शन में पॉवर्टी ऑफ स्पीच, सोशल आइसोलेशन, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, लूज ऑफ एसोसिएशन। तो नेगेटिव सिम्टम कौन कौन से? यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, सोशल आइसोलेशन है, अफेक्टिव फ्लैटनिंग है, लेकिन लूज ऑफ एसोसिएशन किस में आ जाएगा? पॉजिटिव सिम्टम में। 2 तरीके के सिम्टम होंगे, के सिम्टम होते हैं सीजोफेनिया में, एक तो होते हैं नेगेटिव, दूसरे होते हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव सिम्टम में क्या होगा कि जो रिकवरी के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? कम होने लगते हैं। और जो पॉजिटिव सिम्टम है उसमें जो चांसेस ज़्यादा होते हैं, दैट मीन्स, तो यहाँ पर नेगेटिव सिम्टम है वो क्या है? अलोगिया, दैट मीन्स पॉवर्टी ऑफ स्पीच, फ्लैट ऑफ अफेक्ट, पुअर अटेंशन, एविलेशन, दैट मीन्स लॉस ऑफ मोटिवेशन, एहेनेडोनिया, एग्जाम में आता है लैक ऑफ प्लेजर, दैट मीन्स आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड अटेंशनल डेफिसिट। तो यदि ये सिम्टम क्या है? नेगेटिव, और इस तरीके के सिम्टम यदि पेशेंट में दिखते हैं तो रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर आते हैं पॉजिटिव, जिसमें ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, थॉट लैंग्वेज, थॉट डिसऑर्डर होगा जिसमें थॉट ब्लॉकेज होगा, लूज ऑफ एसोसिएशन होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होगा, लेकिन इसमें फिर भी चांसेस होंगे ठीक होने के। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव सिम्टम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ स्पीच, दैट मीन्स एलोगिया, सोशल आइसोलेशन, अफेक्टिव फ्लैटनिंग एंड लूज ऑफ एसोसिएशन। तो लूज ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये पॉजिटिव सिम्टम है, बाकी सभी क्या है? नेगेटिव सिम्टम है सीजोफेनिया के। नेक्स्ट वन इज a person's tendency to make up a response to a question when she or he cannot remember the answer is known as। तो ऐसी टेंडेंसी आपको किसी पर्सन की बताना है कि वो आंसर देना चाहता है लेकिन
उसको आंसर याद नहीं है, कैन नॉट रिमेंबर द आंसर, तो इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे हम? एग्नोसिया, मेमोरी लॉस, कन्फेबुलेशन या फिर अफासिया। तो क्या टर्म है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? जो पर्सन है जो आंसर देना चाहता है लेकिन उसको आंसर याद ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्फेबुलेशन। क्या कहलाएगा? कॉन्फेबुलेशन। और एग्नोसिया का मतलब होगा द लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और पीपल। ऐसी क्षमता या फिर ऐसी इनेबिलिटी जिसमें पर्सन क्या करेगा, ना वो अपने सामने वाले को पहचान पा रहा है। एग्नोसिया का मतलब होगा कि पर्सन की ऐसी क्षमता या फिर ऐसी इनेबिलिटी जिसमें वो किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन को नहीं पहचान पा रहा। कन्फेबुलेशन का मतलब है कि वो कोई चीज़ बोलना चाहता है लेकिन नहीं बोल पा रहा है। अफेसिया का मतलब होगा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, वो किसी पर्सन से लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं अफासिया को, जो कि पर्सन्स की ऐसी एबिलिटी है कि वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट वन इज एन अनकॉन्शियस डिजायर टू एस्केप फ्रॉम थ्रेटनिंग और डिसटेस्टफुल सिचुएशन, रनिंग अवे फ्रॉम होम, forgetting past but not basic skills, inability to recall one's past, and often starting a new life with a new name are all characteristics of। तो यहाँ पर एक अनकॉन्शियस डिज़ायर जो आपके मन में पहले नहीं रही है लेकिन आपके साथ ऐसा हो गया, आप घर से भाग गए, आपको अपना पास्ट अब कुछ भी याद नहीं, लेकिन जो काम आपसे बनता है वो आपको याद है, जो काम आपसे आता है आपको याद है, लेकिन आप किसी अपने के लिए जो भी पास्ट में आप छोड़ के आए उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपना नया नाम नई आइडेंटिटी के साथ है जो स्टार्ट कर लिया है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? एक तरीके से जो मूवीज़ में आपने देखा कि याददाश्त चली गई, पिछला पुराना कुछ भी याद नहीं लेकिन आपको काम वाम करना अपना सब कुछ आता है, तो वही यहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? साइकोजेनिक एमनेसिया, साइकोजेनिक फ्यूग, मल्टीपल पर्सनालिटी या फिर डीपर्सनलाइजेशन। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? साइकोजेनिक फ्यूग। क्या करेंगे? साइकोजेनिक फ्यूग। नेक्स्ट वन इज अ पैटर्न ऑफ रिकरिंग मल्टीपल फिजिकल कंप्लेंट दैट रिजल्ट इन सीकिंग ट्रीटमेंट और सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशन और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग एंड विच कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन्ड बाय एनी नॉन मेडिकल कंडीशन, इट इज़ नोन एट। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन आपको निकल जो प्रॉपर तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम कहें कि प्रॉपर कुछ नहीं निकल रहा है, आपने अपना पूरा चेकअप करा लिया तब भी आपको कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन आपको मल्टीपल कंप्लेन है, आप कहते हैं मेरे हाथ पैर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन जब आपके टेस्ट होते तो आपको कुछ भी नहीं निकलता है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिसोसिएशन, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर या फिर सोमेटोसेंसरी डिसऑर्डर। तो ऐसे केस में फिजिकल कंप्लेन कर रहे हैं तो क्या होगा? सोमेटिक, आपकी बॉडी से रिलेट करता है। अब यहाँ पर आप बार बार चेकअप कराने जाते हैं लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज इन विच कंडीशन ड्रग क्लोजापाइन विल बी डिसकंटिन्यूड परमानेंटली। तो कौन सी कंडीशन में क्लोजापाइन है जो क्या रहेगी? परमानेंट तरीके से डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो क्लोजापाइन है एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, लेकिन इसको कॉन्ट्राइंडिकेट भी कर दिया जाता है, परमानेंटली डिसकंटिन्यू भी कर दिया जाता है। कब? तो यहाँ पर ऑप्शन में एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट फॉल 2000 mm3, टोटल WBC काउंट फॉल्स बिलो 2000 mm3, टोटल WBC काउंट बिलो 5000। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्लोजापाइन को परमानेंटली डिसकंटिन्यू कब कर सकते हैं। तो एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है क्लोजापाइन, सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, लेकिन इसको परमानेंटली डिसकंटिन्यू किया जाता है जब पेशेंट का जो WBC काउंट है 2000 पर mm³ से भी कम हो रहा हो, तब हम इसको क्या करेंगे? डिसकंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, फॉल्स लेबर पेन एंड लेबर पेन, ये हमने तीनों पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के कैरेक्टर कौन से हैं। ऑप्शन में इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, रिदमिक, फ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट एंड पेनफुल, रेगुलर, कंटिन्यूस एंड पेनफुल।
ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जनरली 12th वीक ऑफ जेस्टेशन में फील होने लगते हैं, तो इस टाइम पर ना तो आपको फॉल्स लेबर पेन आएंगे ना ही ट्रू लेबर पेन आएंगे। लास्ट ऑप्शन है जो डी है क्या है, ट्रू लेबर पेन, रेगुलर कंटिन्यूस पेनफुल। अब यहाँ पर जो नॉन रिदमिक इंटरमिटेंट है फॉल्स लेबर पेन का साइन है। अब यहाँ पर आता है इरेगुलर, इनफ्रिक्वेंट एंड पेनलेस है क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि पेनलेस रहेगा, इनफ्रिक्वेंट होगा और इरेगुलर होगा और जनरली 12th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद आपको फील होने लगेगा। नेक्स्ट वन इज 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो 5 क्लीन प्रैक्टिस यूज़ की जाती है न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे बेबी को न्यूनेटल टिटनेस है जो ना हो पाए। तो कौन सी 5 क्लीन प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू WHO के यहाँ पे हम बताएंगे। तो ऑप्शन में क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग या फिर क्लीन द एयरवे। तो न्यूनेटल टिटनेस को एलिमिनेट करने के लिए जो 5 स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, 5 क्लीन प्रैक्टिस अपनाई जाती हैं, इनमें से वो कौन सी नहीं है, तो वो है क्लीन एयरवे। और बाकी हैं कौन कौन सी WHO के अकॉर्डिंग, क्लीन अटेंडेंस हैंड, जो डिलीवरी अटेंड कर रहा है उसके हाथ क्लीन होना चाहिए, डिलीवरी सरफेस क्लीन होना चाहिए, क्लीन कॉर्ड कटिंग दैट मीन्स न्यू ब्लेड है जो रेजर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाना चाहिए, क्लीन स्ट्रिंग टू टाई द कॉर्ड, जो कॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए, टाई करने के लिए, क्लीन क्लॉथ टू रैप बेबी एंड मदर। ये क्या है 5 क्लीन चेन है WHO के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल और असाइलम इज रिफर्ड एज। तो यदि पेशेंट को हम टेम्पररी, परमानेंट नहीं कह रहे हैं, टेम्पररी क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को साइकेट्रिक हॉस्पिटल या असाइलम से, क्या कहलाएगा, टर्मिनेशन, एब्सकॉन्ड, एस्केप या फिर पैरोल। तो यहाँ पर पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, भागा नहीं है, तो हम भागा नहीं है हम क्या कहेंगे, एब्सकॉन्ड। जब पेशेंट अपनी खुद की मर्जी से भागना चाह रहा हो तो हम क्या कहेंगे, लामा। जब यहाँ पर पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया हो, कुछ अपने काम से जाना चाहता हो बाहर हॉस्पिटल और असाइलम के, तब वो क्या कहलाएगा, पैरोल। संजय दत्त को आपने खूब देखा होगा न्यूज़ में, वो जेल में थे तो बार बार पैरोल पर बाहर आ रहे थे। नेक्स्ट वन इज नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इज हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। तो यहाँ पर टेम्पररी डिस्चार्ज परमानेंट नहीं है, ध्यान से देखिए आप, परमानेंट कहते तो टर्मिनेशन होता, एब्सकॉन्ड और एस्केप तब होता है पेशेंट भाग जाता बिना बताए, पेशेंट बता के जाता आपको तब वो होता लामा, लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया है फुली, जो भी फॉर्मेलिटीज उसके साथ, तो वो क्या है, पैरोल। नेक्स्ट वन इज नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साइड में आपने देखा होगा कि आपको वाटर है जो देखने को मिलता है, तो वाटर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई किया जाता है, डायरेक्ट है क्योंकि ड्राई गैस है, डायरेक्ट आप है जो नहीं दे सकते, तो ऐसा क्यों किया जाता है। ऑक्सीजन इज अ हॉट गैस एंड इट में बर्न द ट्रैकिया, ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, ह्यूमिडिफिकेशन क्लीन्स द गैसेस ऑफ बैक्टीरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इम्प्रूव्स। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के यहाँ पर आपने देखा होगा जो वाटर लगा हुआ होता है, तो वो क्यों लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिफाई करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन ड्राई गैस है और ड्राई गैस यदि आप डायरेक्ट बॉडी में भेजेंगे तो क्या होगा, ट्रैकिया में इरिटेशन होगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस को ये क्या करेगा, थिक करने का काम भी करेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट है जो ड्राई गैस हम नहीं भेजेंगे, बाकी ह्यूमिडिफाई करके भेजेंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन स्टेज ऑफ साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज एसोसिएटेड विथ एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस एज ग्रुप में आपको बताना है साइको एनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एरिक्सन की जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग कौन सी होगी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन या फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो एरिक्सन की स्टेज ऑफ साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस एज ग्रुप में पूछा है, प्री स्कूल, स्कूल, एडल्ट, इस एज ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो एडोलेसेंस में क्या देखने को मिलेगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, क्या होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यदि इन्फेंसी में पूछें, इन्फेंसी का मतलब है 0 to
2 ईयर एज ग्रुप तक में पूछें तब हम क्या कहेंगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। टोडलर में पूछें तो टोडलर में क्या होगा, जो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट होगा। प्री स्कूल जो कि 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होगा। चाइल्डहुड में पूछें दैट मीन्स स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करें हम, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होगी। लेकिन यदि यही चीज़ एडोलेसेंट में पूछें तो क्या होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एडल्ट में पूछें तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जनरली यही 5 ग्रुप तक का पूछा जाता है, 5 एडोलेसेंस एज ग्रुप तक का, लेकिन आपको एडल्ट का भी याद रखना है। नेक्स्ट इज बेंजोडाइज़ेपाम रिड्यूस एंजाइटी बाय एक्टिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेंजोडाइज़ेपाम मेडिसिन है, एंजाइटी को कम करने के लिए यूज़ की जाती है, एंजाइटी ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इस कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पर काम करेगा, गाबा, डोपामाइन, सीरोटोनिन या फिर नॉर एड्रेनालिन। तो बेंजोडाइज़ेपाम किस एंजाइटी ट्रीट कर रहे हैं हम, तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पर अफेक्ट करेगा, गाबा पर। नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक लेवल ऑफ सीरम लिथियम। थेराप्यूटिक लेवल का मतलब है यहाँ पर जो मैनिया के पेशेंट में ट्रीट की जाएगी लिथियम वाल्प्रोएट या फिर लिथियम मेडिसिन, तो कितना लेवल तक है जो सही रहेगा। आफ्टर दैट यदि ये डोज ज़्यादा होता है तो लिथियम टॉक्सिटी होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो सीरम लिथियम लेवल कितना होना चाहिए, थेराप्यूटिक का मतलब है ट्रीटमेंट के लिए 2.5 to 3 MEQ पर लीटर, 0.8 to 1.2 MEQ पर लीटर, 1.5 to 2.0 MEQ पर लीटर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सीरम लिथियम लेवल, थेराप्यूटिक लेवल ऑफ सीरम लिथियम कितना होना चाहिए, 0.8 से लेकर 1.2 MEQ पर लीटर तक। आफ्टर दैट क्या होगा, लिथियम टॉक्सिटी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ऑल्सो नोन एज। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल के लिए क्या कहा जाता है, ब्रैग्मा, लैम्डा सूचर्स या फिर पोस्टीरियर सूचर्स। तो जो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल है इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है, ब्रैग्मा। पोस्टीरियर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, लैम्डा। क्या है, एंटीरियर के लिए ब्रैग्मा और पोस्टीरियर के लिए लैम्डा। एंटीरियर जो फॉन्टेनेल है जहाँ पर फ्रंटल, कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर्स क्या होंगे, जंक्शन है, जो कि डायमंड शेप का होगा और 18 महीने में क्लोज होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, याद रखना है, आपको एग्जाम में आता है। सबसे पहले क्लोज होना पूछे तो पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल है जो क्लोज होगा, जो कि जिसके लिए दूसरा नाम क्या यूज़ किया है, लैम्डा शेप का होगा, ट्रायंगुलर शेप का, जो कि 2 to 3 मंथ की एज में क्लोज हो जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इज विच केमिकल प्रेजेंट इन द एक्रोमियल टिप ऑफ द स्पर्म फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम। तो स्पर्म डायरेक्ट तो ओवम को पेनिट्रेट नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ केमिकल होंगे जो ओवम का जो जोना पेलुसिडा एरिया उसको पेनिट्रेट करने का काम करेगा। तो स्पर्म का जो हेड है, एक्रोमियल टिप है, वहाँ पर कौन सा केमिकल रहेगा, फॉर्मिनिल, एसिटाइल कोलिन, हाइलोयूरिडेज या फिर HCl। तो जो स्पर्म का हेड है, एक्रोमियल टिप है, वहाँ पर कौन सा केमिकल होगा जो कि ओवम को पेनिट्रेट करेगा, तो होगा हाइलोयूरिडेज। ये देखिए यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा एरिया है इंटरनल, इसको पेनिट्रेट कौन करेगा, एक्रोमियल टिप है, जो यहाँ पर जो केमिकल है हाइड्रोनिडेज है, इसको पेनिट्रेट करेगा। क्योंकि स्पर्म तो मिलियंस में रिलीज होते हैं, लेकिन एसिडिक नेचर के कारण क्या हो जाते हैं, सभी यहीं पर मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। कुछ जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म होते हैं वही इसको पेनिट्रेट कर पाते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन हम जिसको कहेंगे। तो यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा को क्रॉस करने के लिए जो एक्रोमियल टिप पर केमिकल होगा वो क्या होगा, हाइलोयूरिडेज। नेक्स्ट वन इज ब्लीडिंग फ्रॉम or onto the genital tract after the 28th week of pregnancy but before the birth of the baby is known as। जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना 28 वीक की प्रेगनेंसी है, लेकिन बेबी डिलीवर होने के पहले क्या कहलाएगा, APH, इंट्रायूट्राइन डेथ, PPH या फिर इंट्रापार्टम हेमरेज। तो क्या टर्म यूज होगा कि 28 वीक के बाद, जेस्टेशनल पीरियड 28 वीक है, लेकिन डिलीवरी के पहले, बेबी डिलीवर होने के पहले जेनाइटल ट्रैक्ट से वाया वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज का कॉमन कॉज है प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा, वासा प्रीविया। तो यदि आपको एंटीपार्टम हेमरेज का कॉज पूछा जाता है तो प्राइमरी कॉज होता है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा।
और अनकॉमन में फिर और भी हो सकते हैं, कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एपीएच का एंटीपार्टम हेमरेज का प्लेसेंटा प्रीविया है जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा। फिर आते हैं एब्रप्टो बासा प्रीविया। जनरली एपीएच किसके कारण होता है? प्लेसेंटल कॉज के कारण, प्लेसेंटा में कुछ प्रॉब्लम हुई हो तब। पीपीएच का कॉज पूछें तो एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल्लीपेरा? बहुत ही इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल्लीपेरा? तो नल्लीपेरा का मतलब क्या है? वन हु नेवर कंप्लीटेड द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी, वन हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट, वन हु बिकम प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर वन हु इज प्रेग्नेंट फॉर मोर देन वन टाइम। तो यहाँ पर नल्लीपेरा का मतलब होगा कि ऐसी प्रेगनेंसी जो कि वायबिलिटी तक क्या है, प्रेग्नेंट हुए हैं आप। नल्लीपेरा का मतलब है प्रेगनेंसी हुई है लेकिन वायबिलिटी स्टेज तक, दैट मीन्स आपने लाइव बेबी को बर्थ नहीं दिया है, तो क्या कहलाएगा? वन हु नेवर कंप्लीटेड द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। नल्लीपेरा का मतलब क्या होगा कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं पहले, लेकिन बीच में ही आपका मिसकैरेज हो गया या फिर कुछ और रीजन से, लेकिन आपने कभी भी वायबल प्रोडक्ट, वायबिलिटी का मतलब है कि बच्चे को लाइव है जो पैदा नहीं किया है, जिंदा पैदा नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएगा? नल्लीपेरा। नली ग्रेविडा का मतलब वन हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट। नली ग्रेविडा का मतलब क्या है? कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होगा फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होगा एक से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जीटीपीएल स्कोरिंग आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन में है, सॉरी क्वेश्चन है, गीता कम्स टू एएनसी क्लिनिक फॉर हर सेकेंड एंटीनेटल विजिट। तो गीता नाम की या सीता नाम की कोई भी नाम की लेडी हो सकती है, अपना दूसरा एंटीनेटल चेकअप करवाने आई है। उसकी हिस्ट्री है पहले से 2 previous abortion and 1 term delivery, हर ग्रेविड एंड पैराइटीज। तो यहाँ पर आपको ग्रेविडा और पैराइटी बताना है कि वो कितने बार प्रेग्नेंट हुई है या फिर नहीं हुई है, तो ग्रेविडा और पैराइटी आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है वो। अपने हिस्ट्री उसकी पहले से क्या है, 2 प्रीवियस अबॉर्शन हो चुके हैं, एक टर्म डिलीवरी है और एट प्रेजेंट भी वो प्रेग्नेंट है। तो आपको यहाँ पर ये इसका आंसर देना है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। इसकी थीम क्या है इस साल की? 2022 की 11 जुलाई को हम हर साल मनाते हैं। इस साल की थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्सनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। तो यहाँ पर इस साल की थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम, एग्जाम में आपको आ सकती है, 2022 की थीम है। नेक्स्ट है यहाँ पर लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना। लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर पूछा है तो वो कौन सी नदी है? गोदावरी। नेक्स्ट वन, बीसी रॉय अवार्ड गिवन इन विच फील्ड? बीसी रॉय अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? अभी रिसेंट में जो नोबेल पीस प्राइज और जो बहुत सारे लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में अवार्ड मिले हैं, उन अवार्डीज़ के आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में आपको आ सकते हैं। तो जो बीसी रॉय अवार्ड है, द विधान चंद्र रॉय अवार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, फुल नेम क्या है इसका? विधान चंद्र रॉय अवार्ड, जिसको हम बीसी अवार्ड कहते हैं, और दिया जाता है मेडिसिन के फील्ड में। जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बीसी रॉय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सदस्य भी थे, 1962 में ये जो अवार्ड दिया गया था, और ये अवार्ड दिया जाता है मेडिकल के फील्ड में। और हम नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। नेक्स्ट है यहाँ पर द सेकेंड फेज ऑफ उज्ज्वला स्कीम वॉज स्टार्टेड इन अगस्त 2021 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो यूपी से उज्ज्वला स्कीम की सेकंड फेज की स्टार्टिंग है जो कब हुई थी? उज्ज्वला फेज किसके लिए थी? गैस सिलेंडर के लिए। जो लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं, उनके लिए योजना लाई गई थी। अब यहाँ पर जो उज्ज्वला स्कीम है, इसकी सेकंड फेज कब लाई गई थी? ऑप्शन में है बनारस, महोबा, बलिया या फिर गोरखपुर। तो ये जो फेज लाई गई थी कौन सी?
उज्ज्वला स्कीम की सेकंड फेज, तो ये कहाँ से सेकंड फेज कहाँ लाई गई थी? बलिया में। उज्ज्वला स्कीम की फर्स्ट फेज लॉन्च हुई थी 2016 में, सेकंड फेज लॉन्च हुई थी 2021 में। 10 अगस्त को पीएम मोदी ने उज्ज्वला 2.0 को 10 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से। इसमें जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं उनके लिए योजना लाई गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर रैसेस आर सीन इन विच डिसीज, तो रैसेस किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? एड्स में, टीबी में, एचआईवी में कि मीजल्स में? तो रैसेस देखने को मिलते हैं मीजल्स में, चिकन पॉक्स में, ना कि एड्स, टीबी और एचआईवी में। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ पेशेंट इन INH ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन देन विच विटामिन गिवन, यदि पेशेंट है जो आइसोनियाजिड ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन ले रहा है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है ये फर्स्ट रेजिमेन की, तो यहाँ पर कौन सा विटामिन इसको दिया जाएगा? विटामिन B6, B12, विटामिन C या फिर विटामिन K। तो यदि पेशेंट आइसोनियाजिड थेरेपी पर है, ट्यूबरक्लोसिस की जो फर्स्ट प्राइमरी ड्रग्स हैं उनमें आइसोनियाजिड हम दे रहे हैं, तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उस डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए INH के साथ क्या दिया जाता है? पायरिडॉक्सिन और विटामिन B6, जिससे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस, मिक्सो वायरस, डेंगू वायरस या फिर रूबियोला वायरस। तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है वेरिसेला जूस्टर वायरस। क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सिफिलिस क्या है? एक STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम, निसीरिया गोनोरिया, मोक्सिएला या फिर सी टेटेनी। तो सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ट्रिप्नोमा पैलिडियम। क्या है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम, जो कि एक क्या है? वायरस है। नेक्स्ट है यहाँ पर निसीरिया गोनोरिया किसके लिए? गोनोरिया के लिए भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, STD है। क्लोरेस्टेडियम टेटेनी टिटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन, पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू कॉज डैमेज टू अ होस्ट ऑफ क्रिएट इन्फेक्शन। पैथोजन या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि किसी होस्ट को क्या करना? इन्फेक्शन क्रिएट करना, तो वो क्षमता क्या कहलाती है? व्यूरिलेंस, होस्ट, पैथोजन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है तो वो कहलाता है व्यूरिलेंस। क्या कहलाएगा? व्यूरिलेंस। यहाँ पर व्यूरिलेंस और जो पैथोजेनिसिटी होता है एक, दूसरा होता है व्यूरिलेंस। तो व्यूरिलेंस का मतलब होता है क्षमता उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि होस्ट को वो कितने हद तक इन्फेक्ट कर सकता है। बेसिकली इन्फेक्ट करना कहलाता है पैथोजेनिसिटी, लेकिन उस पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी क्षमता कि किसी भी होस्ट को वो अच्छा खासा इन्फेक्शन दे सकता है, तो वो कहलाती है व्यूरिलेंस। नेक्स्ट वन, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? पर 1 लाख बर्थ, पर 1 लाख पॉपुलेशन, पर 10,000 बर्थ या फिर पर 1,000 बर्थ। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है पर 1 लाख बर्थ में। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, MMR कब कंसीडर किया जाता है? कंसीव करने से लेके, यदि कंसीव करने की डेट से लेके यदि डेथ होने के 6 वीक तक का जो ड्यूरेशन होगा वो कहलाता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर मैटरनल डेथ है किस कारण? प्रेगनेंसी में किसी भी रीजन से हुई हो उसको हम कहते हैं MMR। और यहाँ पर जो नॉमिनेटर यूज़ किया जाता है वो था 1 लाख बर्थ। कितना? पर 1 लाख बर्थ। और जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इंडिया में MMR का वो होता है हेमरेज। अब वो PPH हो सकता है, मेनली PPH ही होता है, लेकिन कुछ केस में एंटीपार्टम हेमरेज के कारण भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 3 द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जब एज 1 से 3 साल हो तो कौन सा डेवलपमेंट कहलाएगा? फैलिक स्टेज का, ओरल स्टेज का, जेनाइटल स्टेज का कि एनल स्टेज का? तो जब एज 1 से 3 साल हो तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या कहलाते हैं? कहलाता है एनल स्टेज। क्या कहलाएगा? एनल।
एरिक्सन के अकॉर्डिंग फ्रूट्स के अकॉर्डिंग जो 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज थी, जो साइको एनालिटिकल थी वो दी थी एरिक्सन ने। यहाँ पर है सेक्सुअल स्टेज, तो ये दी थी फ्रूट्स ने। तो फ्रूट्स की 5 साइकोसेक्सुअल स्टेज के अकॉर्डिंग बर्थ से 12 मंथ तक, कब से? बर्थ से 12 मंथ तक की स्टेज कहलाती है ओरल स्टेज। इन्फेंट्स प्लेजर एंटर्स ऑन माउथ सकिंग, बच्चे मुंह में अंगूठा चूसते रहते हैं, वो क्या है? ओरल स्टेज है। दूसरी होती है यहाँ पर एनल स्टेज, जब 1 से 3 साल जो टोडलर ग्रुप के बच्चे होते हैं उनमें रहेगी। चाइल्ड्स प्लेजर फोकस ऑन एनस एंड फ्रॉम द एलिमिनेशन। फिर आता है थर्ड स्टेज जो कि 3 to 6 ईयर होगी, फेलिक स्टेज, जिसको हम कहेंगे प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस कहलाएंगे। चाइल्ड प्लेजर्स फोकस ऑन जेनाइटल्स, जिनको ओडिपल कॉम्प्लेक्स बॉयज़ में डेवलप होगा और गर्ल्स में पूछे तो इलेक्ट्रा। याद रखना है आपको। फेलिक स्टेज होती है 3 से 6 साल के बच्चों में, जो प्री स्कूल किड्स होते हैं, जो लोग नर्सरी LKG UKG वाले बच्चे होते हैं। यदि आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं कि जो फेलिक स्टेज है बॉयज़ के लिए क्या है, तो ऑडिपल स्टेज, गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रा स्टेज। फिर आते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो कि 7 से 11 साल के एज के रहेंगे। इनमें लेटेंसी स्टेज देखने को मिलेगी। फिर आती है लास्ट में प्यूबर्टी ऑनवर्ड, जो कि 10 साल से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों में रहेगा, वो कहलाती है जेनाइटल स्टेज। और ये साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया है? फ्रूट्स ने। साइको एनालिटिकल पूछते हैं तब आपको कहना है, जिसमें हमने इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पढ़ा, वो दी है एरिक एरिक्सन ने। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बर्न लीड्स टू ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ पेन? सबसे ज़्यादा दर्द किस डिग्री के बर्न के पेशेंट में होगा? 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न या फिर 4th डिग्री बर्न? ये स्टेज होती हैं बर्न के लिए। डिग्री लेवल ऑफ डेप्थ, मतलब कितनी गहराई तक बर्न हुए, लेवल ऑफ डेप्थ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो वो कितना है? 1st, 2nd, 3rd, 4th। कौन सी डिग्री के पेन में बर्न में सबसे ज़्यादा दर्द होगा? तो वो होता है 2nd डिग्री बर्न में, क्योंकि सुपरफिशियल और 1st डिग्री बर्न में ओनली एपिडर्मिस अफेक्ट होगी, पेन होगा, रेडनेस होगी, माइल्ड स्वेलिंग होगी। जैसे आप मान लीजिए आपके हाथ पे गरम चाय गिर गई, तो इस तरीके का जो सुपरफिशियल लेयर ओनली अफेक्ट होगी। फिर आता है सुपरफिशियल पार्शियल, जिसको हम 2nd डिग्री बर्न कहते हैं। इसमें आपकी डर्मिस एपिडर्मिस दोनों अफेक्ट होगी। इसमें ब्लिस्टर्स होंगे, आपको सीवियर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। फिर आता है डीप पार्शियल बर्न, जिसको हम 3rd डिग्री बर्न कहेंगे। इसमें क्या होगा? दर्द बहुत कम होगा, माइनर दर्द होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेटिकुलर रीजन है वो भी अफेक्ट होगा। फिर फुली थिकनेस बर्न में, और जो 4th फुली थिकनेस बर्न में क्या होगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू भी अफेक्ट होंगे। यहाँ पर इवन आपकी बोन्स तक भी जो बर्न रहेगा, जलना होगा, वो रहेगा, जिसके कारण आपको पेन फील नहीं होगा। जो फुल थिकनेस बर्न है उसमें पेन नहीं होता। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में या फिर 2nd डिग्री बर्न में। नेक्स्ट है यहाँ पर रूल ऑफ 9 यूज़ किया जाता है किसके लिए? बर्न पेशेंट के लिए, परसेंटेज के लिए, कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया में कितना एरिया बर्न हुआ है। रूल ऑफ 9 में बॉडी के अलग अलग पार्ट को डिवाइड करके बताया जाता है कि कितने % बर्न हुआ है। फिर TBS पार्कलैंड फार्मूला यूज़ किया जाता है। रूल ऑफ 9 हमने किसके लिए यूज़ किया? कितने % बॉडी जली हुई है। फिर पार्कलैंड फार्मूला यूज़ किया जाता है कि कितना फ्लूइड हमें एडमिनिस्टर करना है बर्न पेशेंट में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम में, ईसोफेगस में, इलियम में, कि कहीं पर भी नहीं। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर। किस फॉर्म में होता है तो हम आगे देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर, तो यहाँ पर आयरन स्टोर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है? सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो आयरन का स्टोर है जो ह्यूमन बॉडी में, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो गया? तो एब्जॉर्ब हुआ आयरन हमारी बॉडी में ड्यूडेनम में। अब कौन सा टेस्ट करवाएंगे कि पता चलेगा आयरन सही से स्टोर हो रहा है या नहीं? तो वो होता है सीरम फेरिटिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सीरम फेरिटिन टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर
डाइटरी एडवाइस फॉर पीपल विद पेप्टिक अल्सर शुड इंक्लूड अवॉइडिंग। तो यदि किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर है, कौन सी डाइट अवॉइड करने के लिए उसको कहा जाएगा? स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, हाई कैलोरिक डाइट, हाई फाइबर डाइट या फिर स्पाइसी फूड। तो पेप्टिक अल्सर में क्या होगा, ऑलरेडी HCl का प्रोडक्शन हाई हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या कहना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है, जिससे और ज़्यादा अल्सर का कारण बन सकते हैं। हाई कैलोरी डाइट ले सकते हैं आप, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स ले सकते हैं, फाइबर डाइट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ अवॉइड करने के लिए कही जाएगी वो क्या होगी, वो होगी आपका स्पाइसी फूड। मिर्च मसाले तला भुजा खाना आपको नहीं खाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी रिफर्स टू। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी अमंग हाई रिस्क ग्रुप्स, द ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल्स इन अ कम्युनिटी, a small portion of the community being immunity to a pathogen। तो क्या है जो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है जो कि हार्ड इम्यूनिटी का मतलब होगा। हार्ड इम्यूनिटी कब बनती है? जब किसी आप पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रहे, फिर आप उसके कांटेक्ट में रहते भी हैं तो भी आपको उससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो वो कहलाती है हार्ड इम्यूनिटी। और ये हार्ड इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि पूरी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं उन सभी में इस इम्यूनिटी का डेवलप होना। जैसे कोविड फैला था मान लीजिए, तो कुछ हद तक जिनको बार बार एक प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पर कहा कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। अभी कंफर्म नहीं है कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई थी या नहीं, लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में पूरी पॉपुलेशन की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उसको कहा जाता है हार्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हेलमेंथिक्स इज एडेड टू डायथाइल कार्बामाजिन ड्यू टू एडजुवेंट वैल्यू इन ट्रीटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो कौन सा जो DEC है, डायथाइल कार्बामाजिन, ड्रग ऑफ चॉइस है फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ट्रीट करने के लिए, तो कौन सा एडजुवेंट वैल्यू है जो यहाँ पर ऐड की जाएगी? पारेंटेलपोमेट, पिप्राजीन, मेवेंडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के साथ में, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ट्रीट करने के लिए DEC के साथ में, ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में आता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का, तो आपको आंख बंद करके मार्क करना है डायथाइल कार्बामाजिन और DEC। अब यहाँ पर कौन सी एडजेसेंट वैल्यू है जो ऐड की जाती है? तो वो है एल्बेंडाजोल की। क्या है? एल्बेंडाजोल की। किसके लिए? फाइलेरियासिस को ट्रीट करने के लिए। एल्बेंडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? हेलमेंथिक इन्फेस्टेशन को मैनेज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, पेशेंट ऑन फ्रूसेमाइड शुड ऑफन बी मॉनिटर्ड फॉर। यदि किसी पेशेंट को फ्रूसेमाइड दिया जा रहा है, मेडिसिन है जो कि, तो यदि किसी पर्सन को फ्रूसेमाइड दिया जा रहा है तो फ्रूसेमाइड देने के बाद है जो पर्सन को किस चीज़ के लिए मॉनिटर किया जाएगा? हाइपरटेंशन के लिए, हाइपर कैल्सेमिया के लिए, हाइपोकैलेमिया के लिए या फिर फ्लूइड ओवरलोड के लिए। फ्रूसेमाइड एक लूप डायरेटिक मेडिसिन है जो कि यदि फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है तो उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो अब यहाँ पर यदि किसी पर्सन को क्या दिया जा रहा है? फ्रूसेमाइड दिया जा रहा है, तो क्या चीज़ है जो मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपको कहा जाएगा? फ्रूसेमाइड लूप डायरेटिक से फ्लूइड को बाहर निकालेगा। अब यदि हो सकता है कि इसका जो साइड इफेक्ट के तौर पर क्या कर दे, पोटेशियम को भी बाहर निकालने का काम कर दे, तो इसीलिए पोटेशियम वैल्यू को चेक करने के लिए कहा जाता है। तो वो क्या है? लो पोटेशियम लेवल, दैट मीन्स हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ARDS। तो ARDS के क्या साइन है यहाँ पर? डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज, हाइपर ऑक्सीजनेशन, गुड रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन थेरेपी या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पर क्या है जो ARDS का साइन है? तो वो है यहाँ पर डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज। क्या है? डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज एक क्लासिकल साइन है किसके लिए? ARDS के लिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर PCOD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज?
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में क्या होता है, जो ओवरीज हैं, 2 ओवरीज होती हैं, कभी कभी सिंगल में, कभी दोनों ओवरीज में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लूइड फिल्ड सैक टाइप से बन जाएंगे, छोटे छोटे सैक बनेंगे जिनमें फ्लूइड भर जाएगा, तो वो कहलाता है पीसीओडी। ये अलग अलग रीजन से हो सकता है। अब यहाँ पर कौन सा टिपिकल सिम्टम देखने को मिलेगा यदि किसी को पीसीओडी हो जाता है तो प्यूरिलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, एनवोल्यूजन, डिसमेनोरिया या फिर प्री मेंस्ट्रुअल पेन। तो यदि किसी को पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होती है, तो जब ओवरी क्या करती हैं, ओव्यूलेशन का, अंडा बनाने का काम करती हैं, ओवम बनाने का काम करती हैं, लेकिन जब उन्हीं ओवरीज में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या करती हैं, एक सबसे पहले आपके पीरियड्स प्रॉपर टाइम पे नहीं आएंगे, कभी 2 महीने 3 महीने में आएंगे। तो जब पीरियड्स नहीं आ रहा है मतलब एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एन ओव्यूलेशन। क्या कहेंगे, एन ओव्यूलेशन। जब एग रिलीज हो रहा है, बन रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाएगी ओव्यूलेशन। लेकिन जब ना तो एग बन रहा है ना पीरियड्स आ रहे हैं तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनवोल्यूशन। और पीसीओडी में क्या है, पीसीओडी में ये सबसे ज़्यादा कॉमन साइन देखने को मिलेगा। प्री मेंस्ट्रुअल पेन का मतलब होता है पीरियड्स आने के एटलीस्ट 1 वीक पहले से ही आपको क्रैम्स आने लगे, बॉडी में पेन होने लगे, हाथ पैर दर्द होने लगे, तो वो कहलाता है प्री मेंस्ट्रुअल पेन। प्री का मतलब होता है बिफोर, मेंस्ट्रुएशन आने के पहले ही जो दर्द हो रहा है वो। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपके पीरियड्स टाइम टू टाइम आ रहा है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपकी, 5 दिन पीरियड्स रहते हैं आपके, ब्लीडिंग होती है, तो 5 दिन आपके लिए क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, बैक पेन होगा, वो क्या कहलाता है, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, a patient got admitted to the hospital with a history of reduced renal reserve. His urine sample were studied. Which of the following is an important index of renal disease? तो यदि किसी पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसकी पहले हिस्ट्री रही है कि रीनल रिजर्व जो वैल्यू है वो क्या है, कम है, तो यहाँ पर यूरिन सैंपल लेने के बाद किसकी स्टडी की जाएगी कि पर्सन को रीनल डिसीज होने के चांसेस होंगे, कीटोन बॉडीज़ की, वाइल्ड सॉल्ट की, एल्ब्यूमिन की वाइल्ड पिगमेंट की। तो जो यहाँ पर स्टडी की जाएगी वो होगी एल्ब्यूमिन के लिए, और एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन, और ये किसके लिए किया जाएगा कि पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप तो नहीं हो रहा है, इसीलिए एल्ब्यूमिन चेक है जो यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। यूरिन में एल्ब्यूमिन तो नहीं है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन। यूरिन में एल्ब्यूमिन तो नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, रोथरास टेस्ट, फाउचेट्स टेस्ट, हेस टेस्ट, या फिर हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं इसको पता करने के लिए, तो वो होता है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर